हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम इस लेटेस्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे दरअसल का चैप्टर नंबर 17 जो नज़्म है, जिसका मुसन्निफ है चकबस्त। और नज़्म को हम समझ लेते हैं कि नज़्म एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माना है मोतियों की लड़ी, यानी मोतियों के माला को गूंथना, मोतियों को गूंथना या पिरोना, इसका लग़वी माना यही है और ये अरबी ज़बान से आया है। और हम आपको बता देते हैं कि उर्दू का यानी नज़्म जो है, सबसे पहली नज़्म जो लिखी गई थी वो है चक्की नामा। और उर्दू में जो नज़्म गो है यानी नज़्म पढ़ने वाला, नज़्म कहने वाला, तो वो सबसे पहले है क्या है कि ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज, ये सबसे पहले शख्स थे जो नज़्म को कहे थे यानी पढ़े थे, नज़्म पढ़े थे। और सबसे पहला नज़्म जो था वो था चक्की नामा। इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, आपके जो नसाब में है चकबस्त, उसका यानी जो नज़्म है मुनाज़िर कुदरत, उसके मुसन्निफ हैं चकबस्त। मुनाज़िर कुदरत जो है उसके उस नज़्म के मुसन्निफ है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि चकबस्त का पूरा नाम था पंडित बिरज नारायण, पंडित बिरज नारायण। और चकबस्त उसका तखल्लुस था। तखल्लुस हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई शायर किसी शेर के आखिरी हिस्से में जब अपना नाम का कुछ मुख्तसर हिस्सा को इस्तेमाल करता है तो उसको तखल्लुस कहते हैं। तो चकबस्त का पूरा नाम था पंडित बिरज नारायण और चकबस्त उसका तखल्लुस था। जनाब चकबस्त का पैदाइश सन 1882 ईस्वी को यूपी के फैजाबाद यानी लखनऊ में, यूपी के फैजाबाद लखनऊ में पैदाइश हुई थी। लेकिन चकबस्त के आबा व अजदाद लखनऊ से ताल्लुक रखते थे, इसलिए बचपन में लखनऊ चले आए थे। हो गया। अगला है इब्तिदाई तालीम लखनऊ से हुई, यानी चकबस्त की पैदाइश तो लखनऊ में हुई थी फैजाबाद में। फिर वहाँ से वो उसके आबा अजदाद जो लखनऊ उससे ताल्लुक रखते थे, तो फिर बचपन में वो लखनऊ आ गए थे। जब लखनऊ आ गए तो फिर उसकी शुरुआती तालीम यानी बेसिक एजुकेशन जो हुआ उसका कहाँ हुआ, लखनऊ से ही हुआ। फिर ओएकनिंग कॉलेज में दाखिला हुआ, यानी मैट्रिक और इंटर करने के बाद दाखिला हुआ। और 1905 ईस्वी में बीए पास कंप्लीट कर लेता है। 1882 में पैदाइश होते हैं और 1905 ईस्वी को बीए की डिग्री मुकम्मल कर लेती है। और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान भी वो पास कर लेता है। 3 साल के बाद वो वकालत का भी इम्तिहान पास कर लेता है और वकालत शुरू कर देता है। और रफ्ता रफ्ता वो मशहूर हो जाते हैं। क्या होता है कि वकालत की जब वो पढ़ाई कंप्लीट करती है तो फिर वो वकालत शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो मशहूर भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर में खूबी थी कि एक ख़ानदानी यानी शायरी वरासत में मिली थी उसको। तो अगला कहता है कि शायरी का शौक़ भी था उसको और बचपन में ही यानी 9-10 साल की उम्र से ही वो नज़्म कहना यानी शेर व शायरी करना शुरू कर चुका था। देखिए, आप देखते हैं कि बचपन में 9 से 10 साल की उम्र के बच्चे कितने बड़े होते हैं, उतने ही उम्र में वो शेर व शायरी शुरू कर दिया था। तो कहता कि शायरी का शौक़ था और आतिश, गालिब और अनीस के शहदाई रहे। शहदाई का मतलब यानी उसके पैरोकार थे, यानी वो जो आपका जो चकबस्त ने शेर व शायरी करते थे तो आतिश और मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब हुआ और मीर अनीस है, इन लोगों के पैरोकार थे। वो लोगों से वो नज़्म कहना सीखते थे, किस तरह के वो लोग नज़्म कहते थे, तो ऐसे ही उन लोगों से ये नज़्म सीखते थे। आगे है कि 9 से 10 साल की उम्र में पहली गज़ल कही। जब पहली बार जो गज़ल कही थी उसने, तो उसका उम्र उस वक्त कितना था, तो उसका उम्र 9 से 10 साल के बीच उम्र था। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि जब सबसे पहली बार चकबस्त ने गज़ल कही थी उस वक्त क्या उम्र, उस वक्त क्या था, तो 9 से 10 साल, 8 से 9 साल, 7 से 8 साल या 10 से 11 साल। तो आपको याद रहेंगे कि 9 से 10 साल उम्र थी तो पहली बार गज़ल कही। अगला है 1900
26 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले में राय बरेली गए। बरेली का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि बरेली का बाजार बहुत फेमस है। तो जब वो मुकदमा के सिलसिला में राय बरेली गए और कामयाबी हासिल हुई, यानी जब वो मुकदमा के सिलसिले में किसी शख्स के मुकदमा की पैरवी करने के लिए वो राय बरेली जब आए तो उस मुकदमे का पैरवी में वो कामयाब भी रहा और उस जिस आदमी के मुकदमे की पैरवी के लिए आता उसमें वो कामयाबी हासिल हो जाता और उसमें वो जीत हासिल होती। फिर उसके बाद जब वो लखनऊ वापस आने के लिए उसी दिन स्टेशन पर जब आते हैं तो अचानक से उसकी फालिस की बीमारी उसको अटैक कर लेते हैं। तो कहता है कि ट्रेन पर बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिस का हमला हुआ और जबान बंद हो गई, यानी कहता है कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया होगा, अचानक से दिमाग में प्रेशर पड़ा और उसको फालिस की बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी ब्लड सर्कुलेशन यानी उसका जो वेन होता है वो नष्ट हो जाता, फट जाता है। तो उसकी वजह से उसके दिमाग काम करना बंद कर देते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। तो उसका इलाज वगैरह शुरू स्टेशन पर ही हो जाता, काफ़ी देर तक इलाज हुई। इलाज होने के बावजूद जितने भी कोशिशें अंतिम कोशिशें की गई और उसके बाद बिला आखिर क्या होता है वो उसी दिन शाम 7 बजे क्या होता है स्टेशन पर चकबस्त का इंतकाल हो जाता है। तो ये चकबस्त जो है 7 बजे शाम को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को खैराबाद कह देते हैं। तो ये इस तरीके से ये मैंने आपको पढ़ाया ये चकबस्त के तारुफात, यानी कि इसमें से ये पता चला कि चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी को हुई और चकबस्त का वफात सन 1926 ईस्वी में हो जाता है जब वो मुकदमा के सिलसिला में राय बरेली आते हैं और राय बरेली से वापसी के लिए जब लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने आते हैं तो अचानक से उसको ट्रेन पर दिमाग में क्या होता है, ट्रेन पर जब बैठते हैं तो उसको दिमाग पर फालिज हो जाती है और फिर उसकी काफ़ी इलाज की जाती है। इलाज करने के बावजूद वो नहीं बचते हैं और शाम के 7 बजे इस दार फानी से रुखसत कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके बहुत सारे सवाल आएंगे बोर्ड एग्जाम में और यहाँ से सवाल बनते हैं। आपको पूछा जाएगा कि चकबस्त का असल नाम क्या था, तो पंडित बिरजू नारायण चकबस्त उसका तखल्लुस था। इस तरीके से अब हम आपको पढ़ाएंगे मुनाजिर कुदरत। मुनाजिर कुदरत क्या है इसको थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर हम लोग देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको बहुत समझ में आएंगे और किन किन चीज़ों के बारे में कह रहा है कि जब चकबस्त जिसको कहते हैं पंडित बिरजू नारायण, एक बार ये एक उत्तराखंड एक राज्य है जहाँ की राजधानी देहरादून है, वहाँ का वो सफ़र करते हैं। तो वहाँ के आबो हवा के बारे में, वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं उनके बारे में काफ़ी बेहतर अंदाज से बयान करते हैं। तो मैं नज़्म को पढ़ूंगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि इस नज़्म का एक ख़ास पस मंज़र भी है, यानी मुनाजिर कुदरत का एक पस मंज़र क्या है। कहता है कि शायर चकबस्त ने एक बार देहरादून का सफ़र किया था। वो देहरादून सूबा उत्तरांचल का सदर मकाम है। सदर मकाम यानी राजधानी है, जैसे कि हमारे बिहार की राजधानी पटना है और यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इसी तरीके से वहाँ की राजधानी कहाँ था, देहरादून था, उन्हें सदर मकाम और कदीम ज़माने से ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके में शुमार किया जाता है देहरादून का एरिया। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे जब अगर नैनीताल के तरफ जाएंगे तो ज़रूर आप देहरादून का भी एक बार सफ़र कीजिए। उससे और आगे एक मसूरी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ियों की वादियों में जाएंगे तो आपको वहाँ से वापस होने का मन नहीं करेगा, तो आप जा सकते हैं एक बार। कहता है कि दूर दूर के इलाकों और गैर ममालिक के सयाह वहाँ की खूबसूरत फितरी मुनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते रहते हैं। यानी कहता है कि टूरिस्ट लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के आबो हवा के से क्या होते हैं, बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। शायर ने देहरादून के सफ़र में अपनी आँखों से जो कुछ देखा है और जो कुछ महसूस किया उसे शेरी कालिब में ढाल दिया है। क्या क्या ढाला है तो थोड़ा सा अब हम पढ़ते हैं। कहता है कि नज़्म मुनाजिर कुदरत। फ़िज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। क्या कहना है इसका। फ़िज़ा के माने होता है ये जो हम जिसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट में, यानी कि ज़मीन व आसमान के बीच जो खला है इसको फ़िज़ा कहते हैं। फ़िज़ा है कोह में, कोह के माने होता है पहाड़, पहाड़ के बीच में जो बिल्कुल बेहतरीन
लुत्फानंदोज हवा आती है उसके बारे में कहता है कि फिजाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को रात की नींद आती है। बशर के माने होता है इंसान, और इंसान की रूह को क्या होता है, राहत महसूस करने होने लगता है। अगर आगे है, बस एक आलम हो चार सिमत तारी हो, न शोर न शर है, न दुनिया की आह वो जारी है। कहता है आह वो जारी का मतलब होता है रोना गिड़गिड़ाना, ताड़ी का मतलब होता है छाया हुआ, तो यहाँ इसलिए इस चीज को याद रखना है। बस एक आलम हो चार सिमत ताड़ी हो, ताड़ी का मतलब छाया हुआ, चारों तरफ एक दुनिया हो और चारों तरफ बिल्कुल छाया हुआ हो। न शोर वो शर है, न हंगामा है, न किसी भी तरह का वहाँ शोरगुल है। दुनिया की आह वो जारी है, आह वो जारी मतलब रोना गिराना, कोई दुनिया का रोना गिराना कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेहतरीन जगह है। असर दिखाता है कुदरत का नगमा दिलगीर, शजर हजर से टपकती है राग की तासीर। यानी शजर के माने होता है दरख्त, और वहाँ के जो ये सारी चीज़ें हैं पेड़ पौधों से, वहाँ क्या है कि चिड़िया और जो बुलबुल हैं वो लोग क्या है अपनी आवाज़ों को बुलंद करती है, इसीलिए कहता है कि राग की तासीर है। आगे है, कहता है कि ये राग वो है जो मजराब का असीर नहीं, ये हर्फ कान पर पर्दों में गोशागीर नहीं। गोशागीर मतलब होता है गोशा पकड़ने वाला, असीर के माने होता है कैदी। ये राग वो है जो मजराब का असीर नहीं, यानी वो कैदी नहीं है। और मजराब मतलब मौसीकी का एक आला है, वो कोई कैद नहीं है, उसकी आवाज़ आती रहती है, वहाँ की सदाएं आती रहती है। ये हर्फ कान पर पर्दों में गोशागीर नहीं, और ये कान पर जो आवाज़ पड़ती है तो वो क्या है कि पकड़ने वाला नहीं है। वही सुनेगा उसे दिलगुदाज है जिसका, हो दिल में सोजो तो रग रग में साज है उसका। कहता है कि इस आवाज़ को कौन सुनेगा, इस आवाज़ को वही सुनेगा जिसके दिल गुदाज है जिसका, यानी दिल गुदाज मतलब दिल पिघलने वाला नरम दिल है, यानी उस आवाज़ को वही लोग सुनेंगे जिसके दिल नरम है। आगे कहता है हो दिल में सोज तो रग रग में साज है उसका, रग रग में साज है उसका। सोज के माने होता है जलन, साज है उसका। अब फिर कहता है हरीम खास में कुदरत की बाड़ याबी थी, निगाह शौक में एक शान बेहिजाबी थी। बेहिजाबी मतलब होता है बेपर्दगी, और बाड़याबी के माने दरबार में आने की इजाज़त। बाड़याबी मतलब तो कहता है हरीम खास में कुदरत के बाड़याबी थी, वहाँ आने की कुदरत ने जो फ़िज़ा में खूबसूरत और नज़ारा और हवाएं और न जाने किस किस चीज़ों पहाड़ की वादियों में होते हैं, उस सारी चीज़ों को आने की कोई कैद नहीं, बंदिश नहीं है। इसलिए कह रहा है बाड़याबी, यानी दरबार में आने की कोई इजाज़त नहीं, यानी आने की इजाज़त है, बिला रुकावट के वो आ जाते हैं। फिर कहता है निगाह शौक, यानी शौक यानी निगाह का जो शौक होता है में शान बेहिजाबी, यानी बेपर्दगी है, यानी जहाँ तक हो आप देख सकते हैं। आगे कह रहा है शरीक जाती वज़ह कदीम कुदरत की, शरीक जाती वज़ह कदीम कुदरत की। वज़ह कदीम मतलब पुराना तरीक़ा, शरीक जान के साथ जो शरीक था वो बहुत पुराना तरीक़ा है, यानी कि कुदरत का। आयाती संग व शजर से कशिश मोहब्बत की। आया मतलब क्या होता है, आया के माने होता है ज़ाहिर, और संग के माने होता पत्थर, और शजर के माने होता दरख्त। तो आयाती यानी बिल्कुल वो क्या था कि ज़ाहिरी तौर पर, यानी हम जो कुछ देख रहे हैं हमारे नज़रों के सामने है, वही कह रहा है कि आयाती संग व शजर, यानी सब कुछ हमारे नज़रों के सामने बिल्कुल दिख रहा था, और मोहब्बत की कशिश थी उसमें। फिर कह रहे शराब उस हकीकी से था हर एक शरशार, शजर था कोह था चश्मा था या ये मस्ते गुबार था। कहता है कि वहाँ शराब भी है, उसके बाद चश्मा है, चश्मा मतलब पानी जहाँ ठहरा हुआ है उसको चश्मा कहा जाता है। कोह के मानी पहाड़ है, और मस्ते गुबार के मानी, और मस्ते गुबार था जिसको हम कह सकते हैं कि भरा हुआ लबरेज। उसके बाद फिर कहता है दरख्त वो कोह है क्या ज़ात पाक इंसान क्या, यानी दरख्त है और पहाड़ है, फिर वो क्या ज़ात है इंसान का। सब हर तरह के लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। त्यूर क्या है, हवा क्या है, अब्र बारा क्या है। त्यूर यानी परिंदों की जमा है त्यूर, इसको याद रखिएगा। क्या है, हवा क्या है, त्यूर क्या है, हवा क्या है, और सब कुछ। फिर अब्र बारा यानी जो बादल छाया हुआ है, यानी बारिश का जो बादल है उसके बारे में अब्र बारा क्या है, यानी बिल्कुल आसमान से जब वहाँ जाओगे तो लगता है कि बिल्कुल करीब से बादल गुजर रहा है, इसलिए कह रहा क्या त्यूर है, क्या हवा है, और अब्र बारा है। फिर यह मौज हस्ती बेदार के अनासिर हैं, सब एक काफिला शौक के मुसाफिर हैं। यानी कहता है कि ये मौज हस्ती बेदार यानी अनासिर यानी हिस्सा है। कहता है कि ये शौक है और लोग यहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं कहाँ से कहाँ, तो वही कह रहा है शौक है, सबको घूमने के लिए जाना चाहिए।
फिर कह ये दिल के टुकड़े हैं कुदरत के उनमें बैर नहीं। ये दिल है और ये क्या कहता है कि ये दिल के टुकड़े हैं और कुदरत के इनमें कोई बैर नहीं है। यानी बैर के माने होता है दुश्मनी। बैर मतलब बैर माने दुश्मनी। सब एक गोद के पाले हैं, कोई गैर नहीं। नहीं कहता कि सब के सब एक ही गोद में पले हुए हैं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कोई पराया नहीं है। उन्हीं से नगमा कुदरत है ओज व पस्ती में। कहता है उन्हीं से नगमा कुदरत है ओज व पस्ती में। सब एक साज के पर्दे हैं बज़्म हस्ती में। क्या कहता है कि बज़्म हस्ती के मतलब दुनिया की महफिल। इस दुनिया में सब के सब क्या है, एक ही दुनिया में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं और सब के सब क्या है, बिल्कुल मस्ती में है, सब अपने अपने जोश व जज्बे में। फिर कहता है जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं। यानी जब हम लोग घूमने जाते हैं फिर वहाँ से रिटर्न होते हैं तो जुदा हो जाते हैं, तो फिर उससे किसी का कोई राज नहीं। कुछ आबशार में और हम में इम्तियाज़ नहीं। यानी हमारी ज़िंदगी में और झरने में, आबशार के माने होता है झरना में, हमारी ज़िंदगी हमारे अंदर में रूह है तो हम भी, हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है। और आबशार यानी झरने में भी जब तक पानी है तो वो बहते रहता है और वो भी कहाँ से कहाँ तक चले जाता है और यूं ही चलते रहता है। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, इसी तरह आबशार भी चले जाते हैं। फिर कह रहा है जिस्म खाक यहाँ उसका जिस्म पानी, जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। फिर कहता है कि है जिस्म खाक यहाँ उसका जिस्म पानी। यानी हमारा जिस्म क्या है, मिट्टी से बना है और उसका जिस्म किससे बना है, पानी से बना है। जो रूह हम में है, अगर हमारे अंदर में रूह है तो हम जिंदा हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लेकिन उसमें अगर वो पानी है, यानी उसमें रवानी है, पानी है तो उसमें रवानी भी है। आप देखते हैं कि दरिया को, जब दरिया में पानी रहता है तो उसमें क्या बहते रहती है, वो क्या है, पानी जब दरिया में है तो बहते रहती है। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में नदी नाले भर जाते हैं और वो बरसात का मौसम जो ही ख़त्म होता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ वो दरिया सूख जाते हैं। तो सूख जाते हैं तो गोया कि उसमें वो मर जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो रूह हम में है, हम अगर हमारे अंदर में रूह है तो हम जिंदा हैं, और पानी अगर दरिया में है तो वो भी उसके अंदर में भी रवानी है, यानी वो पानी बहते रहता है अपने मौज मस्ती में। चलिए अब आगे हम इसका कुछ सवाल पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आसान और मुख्तसर है, मुख्तसर तरीन सवाल जिसको कहते हैं अति लघु पर दीर्घ प्रश्न, अति दीर्घ प्रश्न। चकबस का इंतकाल कब हुआ था? आपको पता है कि सन 1926 ईस्वी को चकबस का इंतकाल हो गया था। अगला, चकबस ने कौन कौन सी डिग्री हासिल की? तो चकबस ने बीए भी किया और उसके बाद वकालत की भी डिग्री हासिल की थी। चकबस का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? तो जब उसको दिमाग में फालिज की बीमारी अटैक कर लिया था तब उसकी मौत हो गई थी स्टेशन पर। चकबस की कौन सी नज़्म हमारे नसाब में शामिल है? तो चकबस के मनाजिर कुदरत ये हमारे नसाब में शामिल है। क्या है? मनाजिर कुदरत। इसको लिख देंगे, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 5 नंबर में करें चकबस का पूरा नाम क्या था? तो चकबस का पूरा नाम पंडित बिरजू नारायण था, पूरा नाम। मुख्तसर सवाल है, चकबस के बारे में 5 जुमले लिखिए। आप बिल्कुल आसानी से चकबस के बारे में लिख सकते हैं कि पंडित चकबस का असल पूरा नाम पंडित बिरजू नारायण था और तबल्लुद चकबस करते थे। पैदाइश 1883 ईस्वी को हुई थी यूपी के फैजाबाद में, लेकिन चकबस के बावजूद लखनऊ से ताल्लुक रखते थे और उसने बीए किया, वकालत की डिग्री भी हासिल की। उसके बाद 9 से 10 साल की उम्र में वो शेर गोई शुरू कर दिया था और फिर वो 1926 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिला में रायबरेली आए और फिर वहाँ से जब रिटर्निंग हुआ तो वहाँ उसको ट्रेन पर ही फालिज हुआ और वहीं उसका इंतकाल हो गया 7 बजे शाम को। बस ये लिख दिया काफ़ी। जदीद उर्दू नज़म की मुख्तसर तारीफ कीजिए। ये जो हमने नज़म पढ़ा ये जदीद नज़म है, इसके बारे में आप 2-4 बातें लिख सकते हैं कि फिर उसके बाद ज़ेर नसाब नज़म में शायर ने कहाँ की मंजर निगारी की है? बिल्कुल आसान है। तो ज़ेर नसाब में नज़म शायर ने उत्तराखंड की देहरादून के बारे में यानी मंजर निगारी को पेश किया है। हमने यहाँ पढ़ा ना, कहता है कि देहरादून एक पहाड़ी मकाम है जहाँ पहाड़ी की बुलंदी और वहाँ की खामोशी काबिल दीद है। अगर दिल नुक्ता शनाश हो तो उस वीराने और बुलंदी पर खुदा की कुदरत और उसकी वजूद को महसूस किया जा सकता है। देहरादून की पहाड़ों की खामोशी अपनी ज़बान हाल से कह रही है कि अगर चश्म बीना हूँ और दिल हसास हो तो उस वीराने और खामोशी में भी कुदरत के नज़ारों को महसूस किया जा सकता है। बस यही लिख देना है कि ज़ेर नसाब नज़्म में शायर ने कहा था, तो देहरादून का जिक्र पेश किया, इसको लिख दीजिएगा आप आसानी से। अगला सवाल है, चकबस की नज़्म निगारी का फ़नी जायज़ा लीजिए। इसको भी आप लिख सकते हैं। जदीद नज़्म की तारीफ़ करते हुए उसका इर्तिक़ाई जायज़ा लीजिए, ये भी लिख सकते हैं आप। ज़ेर नसाब नज़्म मनाज़िर कुदरत का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। तो इसका मरकज़ी ख़याल क्या है कि ये एक पहाड़ी इलाके के बारे में इस नज़्म में ज़िक्र करते हैं जो हसीन और खूबसूरत रंगीन मिजाजी को बयान करते हैं। इस तरीके से उसका सही मिसरों को जोड़ लगाइए। बिल्कुल आसानी के साथ आप किताब से देख करके उसका मिलान लगा सकते हैं। तो साथियों, आपको ये सबक बहुत अच्छा लगा होगा। आप आज ही मेरा 17 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है
और आप तमाम साथियों में से जो भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो साथी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जितने भी साथी आपके हैं तमाम साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 का ही सोशल की भी ऑब्जेक्टिव का ही लेक्चर दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा क्लास 12 का भी तैयारी कराया था। जो भी आपके जानने वाले साथी अगर हैं प्लीज़ 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 उसको शेयर कर दें। तो आप तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद।